हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ का डिटेल एक्सप्लेनेशन। कूलॉम्स लॉ क्या है तो देखिए, कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ को सिंपल वे में स्टडी करने के लिए, सिंपल वे में समझने के लिए, सपोज ये एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरी चार्ज बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी है इस पर मैग्नीट्यूड Q1, दूसरी चार्ज बॉडी मैग्नीट्यूड Q2। दोनों चार्ज बॉडी को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है। अब दोनों चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर है तो ये दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। जैसा कि हम लोग नेचर ऑफ चार्ज से जानते हैं कि अगर लाइक चार्जेस है तो रिपेल करता है एक दूसरे को, ऑन लाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करता है। तो दोनों चार्ज बॉडी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों में फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई करने में हम लोगों को यह बात समझना चाहिए कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करता है, बदले में ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगता है। दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। अब कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है कि द अट्रैक्शन फोर्स, यानी इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। ये इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस होगा, एंड लगने वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। इसके साथ साथ दोनों चार्ज बॉडी कितने डिस्टेंस पर प्लेस की गई है इस बात पर भी डिपेंड करता है। अब किस वे में डिपेंड करता है? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, दैट इज कूलॉम्स लॉ। ये आपका कूलॉम्स लॉ है। इसको हम लोग कैसे स्टेट करते हैं? तो लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट the electrostatic force between two charges directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब ये आपका कूलॉम्स लॉ है। हम लोग फिजिक्स में जानते हैं कि जब कभी भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इसके जगह पर हम लोग एक कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं। तो इस कूलॉम्स लॉ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वेयर K क्या है? तो वेयर K इज कूलॉम कांस्टेंट, K कूलॉम कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है magnitude of charges and square of distance between them, and it is also depend Coulomb constant। ये Coulomb constant पर डिपेंड करता है, magnitude of charges पर डिपेंड करता है और उसके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दो चार्ज बॉडी को अगर एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस वो डिक्रीज होगा। दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के क्लोज में आती है यानी नजदीक रहती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा।
ये इक्वेशन ये क्लियर करता है। अब ये कूलॉम कांस्टेंट के ये जो इक्वेशन है, ये कूलॉम्स लॉ जो है, कूलॉम्स लॉ का जो इक्वेशन मिलता है, ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह है। जब हम लोग क्लास 11th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते थे तो उसमें दो मास बॉडी होती थी और उसका हम लोग रिलेशन आता था F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यहां पर ये कूलॉम कांस्टेंट है। तो अब बताइए, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये कूलॉम कांस्टेंट क्या दोनों एक ही टाइप का कांस्टेंट है? नहीं, दोनों एक ही टाइप का कांस्टेंट नहीं है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास बॉडी के केस में अप्लाई होता है, मास पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल लॉ। और ये कूलॉम कांस्टेंट है, चार्ज बॉडी के लिए होता है। तो जब कभी भी चार्ज बॉडी का केस आता है तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई करते हैं। सेकेंड बात, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है, कहीं भी नहीं बदलता है। कैपिटल जी की वैल्यू हम लोग कहते हैं हर जगह क्या होती है, 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। माफ कीजिएगा, हम बड़ी फास्ट बोल दिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू है आप लोगों को ऐसे ही याद रखना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये पूरे यूनिवर्स में सभी जगह सेम होता है, बट ये कूलॉम कांस्टेंट ये सभी जगह सेम नहीं होता है। कूलॉम कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, यानी मीडियम के अकॉर्डिंग ये बदलता है, चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। अब ये बात आती है कि मीडियम पर ये किस तरीके से डिपेंड करता है, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं कूलॉम्स लॉ को यहां तक स्टेट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले ये जो दो चार्ज बॉडी है जो हम लोग रखे थे एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तो जनरली हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं एयर और वैक्यूम, तो हम लोग इसको एयर में प्लेस किए थे। लेकिन अगर कोई चार्ज बॉडी, सपोज कीजिए उसी चार्ज बॉडी को हम लोग किसी मीडियम में, यानी इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच अगर कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं, मीडियम रख देते हैं, तो दोनों को r डिस्टेंस पर हमने सेट किया, प्लेस किया, ये r डिस्टेंस हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q2 हो गया। दोनों के बीच सपोज हम कोई मीडियम प्लेस कर दिए, ये हो गया मीडियम। इस कंडीशन में कूलॉम कांस्टेंट K की वैल्यू हो जाती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग इस रिलेशन में, एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ कि दोनों चार्ज बॉडी के बीच कोई मीडियम नहीं रखा गया है, या तो एयर है नहीं तो वैक्यूम है। जनरली एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम आती है, एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम होती है। बट जब हम मीडियम प्लेस करते हैं तो इसको हम लोग एप्सिलॉन मीडियम रख देते हैं। अब मीडियम रखने पर होता क्या है, बहुत अच्छी बात है, इसको समझना चाहिए कि मीडियम प्लेस कर देने के बाद क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि जब एयर और वैक्यूम में हम लोग रखे थे, एयर में प्लेस किए थे, और ये सपोज दैट कि इसमें 100 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, 100 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब जब इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच कोई मीडियम रख दिए, मीडियम मीन्स लकड़ी का गुटका रख दिए, ठेठ भोजपुरी में लकड़ी का गुटका रख दिए, कागज का पेपर रैपर रख दिए, प्लास्टिक का टुकड़ा रख दिए, दोनों चार्ज बॉडी के बीच ये सब मटेरियल हमने प्लेस कर दिया, तो होता क्या है, होता यह है कि कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो जो मीडियम है अपने अंदर परमिट कर लेता है। ये बातें नहीं समझ में आई, मैं बता रहा हूं। 100 न्यूटन पहले से लग रहा था, ठीक है, अब हमने मीडियम रख दिया, लकड़ी का कोई गुटका रख दिया या रैपर रख दिया, कागज का टुकड़ा, दोनों चार्ज बॉडी के बीच। तो अब सपोज कीजिए कि 100 में से 30 न्यूटन वो एब्जर्व कर लिया, या
40 न्यूटन या 50 न्यूटन या 60 न्यूटन अपने अंदर एब्जर्व किया, अपने अंदर परमिट किया, जो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था उसमें से 40 न्यूटन फोर्स अपने अंदर परमिट किया, तो अब कितना लग रहा था फोर्स भाई? तो 40 परमिट कर लिया तो 60 न्यूटन लग रहा था, यानी पहले से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कम हो गया। 40 न्यूटन का फोर्स अपने अंदर परमिट किया, देयरफॉर दिस वैल्यू इज नोन एज परमिटिविटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसने अपने अंदर परमिट किया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड परमिटिविटी। तो अब परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में कूलॉम्स लॉ को लिखते हैं हम लोग। एफ इज इक्वल टू, इसकी की वैल्यू ये रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब कोई मीडियम नहीं हो, एयर भरा हो, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ उस केस में है जब दोनों चार्ज बॉडी के बीच कोई मीडियम नहीं रखा गया हो। अब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किस केस में है? जब दोनों चार्ज बॉडी के बीच कोई मीडियम प्लेस किया गया हो। तो इस तरीके से हम लोग कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। कूलॉम्स लॉ का जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इन द केस ऑफ नो एनी मीडियम प्लेस बिटवीन द चार्जेस। व्हेन any medium placed between the charges, then we can write F is equal to 1/4 pi epsilon medium, 1/4 pi epsilon medium into Q नॉट upon R स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग कूलॉम्स लॉ को समझ लेते हैं। तो अगर ये मेरी बात समझ में आई हो, बेहतर तरीके से समझ में आई हो, तो जरूर हमें आप लोग बताएं। और हमारा ये लेक्चर देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।